कोशिश करने वालों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। लाहौर लाहौर है, ये खानों का भी हब है, ये फेस्टिवल्स का भी हब है। चीजें क्लैरिफाई हो गई हैं, गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं। मेरा तजर्बा बहुत खूबसूरत है। हमने इस इदारे के लिए हमेशा दिल लगी से काम किया है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब। प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करेंगे और आज की अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि कोशिश करने वालों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तो जब भी कोई काम इसकी शुरुआत करने लगें तो घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करें, क्योंकि यकीन जानिए कि कोशिश करने वालों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा आपने सुना होगा, तो बस हिम्मत करने की देर होती है, आगे अल्लाह ताला साथ देने वाला है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता है, हौसला देता है और वो काम अपने अंजाम को पहुंचता है। लेकिन ऐसे मुमकिन नहीं होता कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और कोई आपका काम ऐसे करे कि बस प्लेट में रख के दे दे, ये लीजिए हो गया। ऐसे मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी हिम्मत, उसके बाद मुश्किल कोई नहीं, आसानी आप मंजिल को पहुंच जाते हैं। तो इसी पॉजिटिव बात के साथ आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आज की बड़ी खबर। दुनिया की कोई ताकत हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती, ईरानी सदर का दुनिया को वाज़ेह पैगाम। पाक ईरान दोस्ती चट्टानों से ज़्यादा मजबूत और तारीखी है। ईरानी सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस ईरान रवाना हो गए। तिजारत समेत मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ईरानी सदर कराची से तेहरान के लिए रवाना। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री है और मुल्क भर में बारिशों का ये नया स्पेल आज से बलूचिस्तान में बरसात का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, बारखान समेत दीगर शहरों में 27 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आलाबारी और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची की जीसी यूनिवर्सिटी की 160 साला तारीख में पहली बार खातून वाइस चांसलर मुंतखब प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर की आपसे मुलाकात करवाएंगे। और पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जामन का दरख्त का आलमी एजाज़। साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीत लिए। पाकिस्तानी फिल्म का चौथा आलमी अवार्ड पर हिदायतकार राफे राशिदी से बात होगी। जी जनाब, तो बड़ा अच्छा लगता है जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। फ़िल्म मेकर्स पाकिस्तान के छाए हुए हैं, वहाँ पर शोकेस की जाती हैं और ज़ाहिर है इन फेस्टिवल्स में इनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आलमी अवार्ड्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनली पजीराई हो रही है। अल्लाह करे कि यही फिल्म मेकर्स जब यहाँ पर फिल्म बनाएं तो फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला भी बॉलीवुड हॉलीवुड के साथ हो सके, वो दिन भी हम देखें। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लेवल की फ़िल्म्स नहीं बनती हैं। फिल्म इंडस्ट्री का हाल ऐसा है कि कोई भी मौका हो, ख़ास मौका भी हो जैसे ईद का, तो भी जो फिल्म्स लगती हैं वो भी कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स नहीं होती हैं। लोग नहीं निकलते, पता नहीं क्यों, ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। अब ये कारोबार काफ़ी इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुका है। तो देखते हैं कि नए फिल्म मेकर्स आगे चलकर कैसे रेवोल्यूशन लेके आते हैं और पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तरक्की के ट्रैक पर आएगी। अभी हम बात करते हैं ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की, जो कि मुकम्मल हो गया है। वो वापस ईरान रवाना हो गए हैं। ईरानी सदर के 3 रोज़ा दौरे के दौरान सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है। तिजारत समेत मुतादिद मुआहिदों पर मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। दोनों ममालिक में दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया है। इब्राहिम रईसी ने लाहौर और कराची का दौरा भी किया है। मज़ार कायद गए, मज़ार इकबाल गए, हाज़री दी। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें हुई। दोनों सूबों के गवर्नर से मिले और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी मुलाकात हुई। जामिया कराची की जानिब से उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। उनकी आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और बड़ा ज़बरदस्त ये दौरा रहा। बहुत खुशगवार माहौल में ये दौरा हुआ और हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक टेंशन क्रिएट हुई है इंटरनेशनली ईरान और इसराइल के दरमियान, तो इस मौके पर जिस मुल्क का इंतखाब किया गया दौरे के लिए, वो पहला मुल्क पाकिस्तान है। तो इस लिहाज से ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल भी है कि उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब किया और पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर करने की एक कोशिश
काविश, जिसमें मुझे फ़िलहाल तो कामयाब नज़र आए हैं ईरानी सदर भी और हमारी अपनी जो क़यादत है वो भी। तो बड़ा अच्छा ये दौरा रहा है और देखते हैं अब इसके नताइज पाकिस्तानी अवाम तक कब तक पहुँचते हैं। जो आपस में तिजारत को लेकर मुआहदे हुए हैं, जो पेंडिंग मंसूबे थे, उन पर काम कितनी जल्दी मुकम्मल होता है। हमें सर्दियों में गैस बहुत महंगी मिलती है, तो हो सकता है जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है उस पर पेशरफ्त नज़र आए और मुस्तकबिल उस मंसूबे का बेहतर हो, जिससे कि अवाम को उसके पॉजिटिव जो समरात हैं वो मिलें, जिसकी तवक्को की जा रही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए हैं। उन्होंने अपने दौरे पाकिस्तान में ताजरों से मुलाकात की है। दो तरफ़ा ताउन समेत तजारती सकाफ़ती ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। इस मुलाकात में पाक ईरान तजारती हजम को 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साकिब फयाज साहब, जो कि सीनियर नायब सदर हैं FPCCI। उनको हम वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब। जी देखें, इसमें जो आपका सवाल है कि ईरानी सदर जो हैं वो आए हैं और हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट जो कि सबसे बड़े ओहदे पे तैनात हैं और वो इधर पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और एक बिज़नेस डेलीगेशन के साथ आए हैं। बिजनेसमैन का एक डेलीगेशन है जो उनके साथ आया है और चीफ मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब थी और उसमें कुछ बिज़नेस कम्युनिटी को भी इनवाइट किया गया था। उधर से ईरानी कौंसलेट की जानिब से कुछ लोगों को, कुछ बिज़नेसमैन को इनविटेशन आए थे कि जो उसके लिए थे कि चीफ मिनिस्टर हाउस में आएँ और वहाँ पर ईरानी डेलीगेशन भी हैं और उनसे आके आप मुलाकात करें। लेकिन वहाँ का जो अहवाल है, किसी किस्म की जो ईरानी जो बिज़नेसमैन थे उनकी जो डेलीगेशन था उनके साथ कोई B2B मीटिंग अरेंज नहीं की गई थी और हम फेडरेशन हाउस में उस तमाम कॉन्फ्रेंस को हम इसको ऑर्गेनाइज करते और उधर जो है इधर के सनतकार और जो भी बिज़नेसमैन हैं उनके साथ हम ईरानी जो बिज़नेसमैन डेलीगेट्स थे उनके हम लोग मीटिंग अरेंज करवाते हैं उनके साथ और B2B मीटिंग करवाते हैं ताकि ईरान और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है उस तरह वो बढ़ सकती है और हम लोग किस तरह एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं, हम लोग एक पड़ोसी मुल्क होने का किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, हम सस्ते रॉ मटेरियल को एक दूसरे से अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तरह हासिल कर सकते हैं। तो वो एक बाकायदा ये इंटरेक्शन होना चाहिए था। अच्छा साकिब साहब, पाकिस्तान में इस वक्त भी कुछ ईरानी मसनूआत की मार्केट मौजूद है। अगर ये इंपोर्ट को कानूनी और लेबर कर दिया जाए तो कितना फ़ायदा पहुंच सकता है पाकिस्तानी मार्केट को भी, ताजिरों को भी? जो आपने सवाल पूछा कि ईरानी मसनूआत जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती हैं और बिल्कुल वो एज ए रॉ मटेरियल ईरान से हम अपनी इंडस्ट्री का बेशुमार ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो इंपोर्ट हो सकती हैं और सस्ते रॉ मटेरियल के तौर पे हम लोग उसकी कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क से हम हासिल कर सकते हैं और वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर है। आमतौर पे तो ये होता है कि जो भी कंट्रीज़ होती हैं वो रीजनल ट्रेड 50 से 60% उनकी रीजनल ट्रेड होती है, जो भी कंट्रीज़ होती हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी सिर्फ 7 से 8% तक रीजनल ट्रेड है। वो अपने जो नेबरिंग कंट्री है उनके साथ वो इंपोर्ट नहीं करता। तो होना यही चाहिए कि कम से कम जो है वो जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सस्ता रॉ मटेरियल हमारे पड़ोसी मुल्क में अवेलेबल हो, हम उधर से उसको इंपोर्ट करें ताकि हमारी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट कम आएगी। तो बहुत सारा रॉ मटेरियल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी और दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग ईरान से इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ईरान एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ईरान में अभी भी यहाँ से कोई कुछ मशीन पार्ट्स, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ और दूसरी चीज़ें जो हैं वो हम लोग उधर
ईरान भी भिजवा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना की जो मसनूआत हैं वो भी हम वाया पाकिस्तान हम लोग वो ईरान में भिजवा सकते हैं या वो हम लोग ईरान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर हम सिर्फ यही कर लें कि गवादर पोर्ट से अगर हमें एक अच्छी सड़क जो रोड है वो ईरान के बॉर्डर तक बना दें तो उससे ये होगा कि गवादर में हमारी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें हमारी ईरान को एक्सपोर्ट हो सकती हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है उस इंडस्ट्री का वो ईरान से इंपोर्ट हो सकता है। तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए और जो भी हमारा ये पड़ोसी मुल्क हों उनके साथ हमें ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। उसकी दोनों मुल्कों के इकनॉमिकल फ़ायदा उठाएं और माशी तौर पे दोनों मुल्क इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए। अच्छा साकिब साहब, हमारे पड़ोस में सस्ता तरीन पेट्रोल मौजूद है और उसकी दरामद पर ट्रांसपोर्टेशन में भी वो इंतहाई कम है, तो कौन कौन सी वजूहात हैं कि हम अपने लोगों को सहूलत नहीं दे पा रहे, जबकि सस्ते ईंधन से तो महंगाई 50% कम हो सकती है? जहाँ तक ईरानी पेट्रोल का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में हमें बिल्कुल इस ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए। और ईरान से हम कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका भी इस्तेमाल नहीं होता, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में हम लोग वो ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी इस्तेमाल नहीं होगा और जो कि अभी वो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा मसला है हमें उसकी शॉर्टेज का, तो वो वाला मसला भी हमें हल होगा और हमें ईरानी पेट्रोल जो है वो बहुत ही कम कॉस्ट में हमें इधर वो मुहैया हो सकता है। हमें ये चाहिए कि उसकी ट्रेड जो अभी स्मगलिंग के ज़रिए वो पेट्रोल आ रहा है वो उसकी ट्रेड को हम रेगुलाइज कर दें, सही तौर पे उसको चैनलाइज कर दें ताकि हम उस सस्ते पेट्रोल से हम लोग इधर अपनी इंडस्ट्री के लिए और हमारे जो कंज्यूमर हैं उनके लिए हम उनको सस्ता पेट्रोल दे सकें। तो ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद होगा अगर हम लोग ईरानी पेट्रोल को ऑफिशियली इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए हैं, तो क्या ये जो बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तानी ख़ारजा पॉलिसी है उसकी तब्दीली भी आपके ख्याल में होनी चाहिए और पाकिस्तान को इस हवाले से सोचना चाहिए? तो एक इंटरनेशनली चेंज आ रहा है या जो आप उसमें एक इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में जो चेंज आ रहा है, सऊदी अरेबिया के भी ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे होने जा रहे हैं और हमें भी अपने जो हमारे ताल्लुक जो ईरान के साथ हैं वो पहले भी बहुत अच्छे हैं लेकिन हमें उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और हमें जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो मिलकर करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जो गैस पाइपलाइन है वो हमें जल्द अज जल्द ईरान के साथ कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो इससे पाकिस्तान बहुत फ़ायदा उठा सकता है। जो गैस की जो शॉर्टेज है तो हमें बहुत ही सस्ती गैस जो है वो ईरान से मिल सकती है। हमें सिर्फ उधर की जो पाइपलाइन है ईरान अपने हिस्से का काम कर चुका है और हमें अब पाकिस्तान के बॉर्डर से जो पाइपलाइन है वो इधर पाकिस्तान में लेकर आनी है। तो वो मेरे ख्याल में हमें जल्द अज जल्द करना चाहिए और जो एक पॉलिटिकली फ़िज़ा जो बनी हुई है और हमारे जो दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया है उनके ताल्लुकात भी और अब मेरे ख्याल में हमें जो पहले एक हर्डल सऊदी अरेबिया की तरफ से भी आती थी, अगर हम ईरान के साथ कोई भी ताल्लुकात अगर अच्छे करने आते थे तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है को अंडर कंसिडरेशन लेके आना चाहिए। ये सारे मुआहदे मंसूबे जो कि पेंडिंग हैं और ईरान अपने हिस्से का काम कर चुका है, पाकिस्तान को ये काम मुकम्मल करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तानियों को इसके समरात मिल सके, गैस सस्ती मिल सके, ईंधन सस्ता मिल सके। ताजरों के लिए मार्केट को बेहतर करना होगा कि ईरानी प्रोडक्ट्स को लेकर कोई पॉलिसी ऐसी बने कि वो भी लीगली
यहाँ पर इन सब चीज़ों को बेच सकें सस्ते दामों, जो कि महंगाई मेरा ख्याल है इससे अच्छी खासी कम हो जाएगी अगर इन सब चीज़ों पर काम किया जाता है और इसको भी इस पर गौर होता है कि किस तरह से हम ईंधन सस्ता दें, गैस सस्ती दें और ईरानी मसनूआत को फ्रीली यहाँ पर ताजिर बेच सकें। और दूसरा, किसी भी किस्म के प्रेशर में पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। जो बैनुल-अक़वामी प्रेशर जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो टेंशन क्रिएट हुई हुई इंटरनेशनली इसराइल के साथ ईरान की, और ज़ाहिर है इसमें अमेरिका का भी किरदार है, तो उसमें ये सोचा जा रहा है कि शायद उस तरीके से ये मुआहदे जो कि हुए हैं उन पर काम मुकम्मल ना हो सके। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए सरफ नज़र करना चाहिए, ऐसे किसी भी प्रेशर को मेरा नहीं ख्याल के खातिर में लाना चाहिए और अपनी आवाम का सोचते हुए बेहतर तरीके से इन मनसूबों को मुकम्मल करना चाहिए और ईरान के साथ देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। और देखें चीन के साथ हमारे ताल्लुकात इस किस्म के हैं तो हमें उसका कितना फ़ायदा है, तो ईरान के साथ भी ऐसे ही ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जाएगा और यही हमने देखा है कि जो हमारे हुकाम हैं उनकी तरफ से अज़्म का इजहार किया गया है। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई कर दी है और आज से 27 अप्रैल तक बादल रंग जमाएंगे। बलूचिस्तान के नदी नालों में तूफ़ानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सिंध में गर्द आलूद हवाओं, आंधी और हल्की बारिश का इम्कान है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चीफ मैट हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरदार साहब, ये जो नए सिस्टम ने एंट्री दी है ये किस नौयत का होगा, क्या स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बताइएगा इस बारे में। जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, ये कल से आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, 25 अप्रैल से बलूचिस्तान के कर जो जनूब मगरबी बलूचिस्तान है के बाद का जो इलाके हैं जिस्मानी और बस्ती वगैरह, वहाँ पर निस्बतन तेज बारिश का कल से शुरू होगा या आज रात से किसी किसी जगह हल्की सी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर कल से इसका शुरू होने का इम्कान है बलूचिस्तान में 27 तक। और फिर ज़ाहिर है वही KP पंजाब के बेशतर सेंट्रल और अपर पंजाब में बारिश है वही 26 से लेकर 29 अप्रैल के दौरान गैप्स के साथ होगी ज़ाहिर है मुसलसल। लेकिन बलूचिस्तान और KP के जो इलाके हैं इन इलाकों तेज़ बारिश है। बलूचिस्तान के साउथ वेस्टर्न जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें मकरान डिवीजन देखें तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और चाही डिस्ट्रिक्ट, और इस तरफ जो है कोयटा, चमन, ज़ोब, अल्लाह के साथ साथ खान और सिब्बी उन एरियाज में। तो जाहिर है उन एरियाज में जब तेज बारिश का स्पेल होता है तो फिर नदी नालों में जो मकामी नदी नाले होते हैं आ सकती है। बलूचिस्तान में भी खदशा है और इसी तरह से KP की तरफ जब ये हवाएं बढ़ेंगी तो वहाँ 27 से लेकर 29 के दरमियान तेज स्पेल होगा, खासकर पूरा इलाका उसके चताल सवाल का इलाका, उस तरफ हज़ार का गलियात का इलाका और उसके जॉइनिंग जितने मलिका पहाड़ी इलाके हैं। इसी तरह से जो पंजाब के शुमाली इलाके हैं यानी मार हो गया, मरी और नीचे पिंडी से नीचे वगैरह उन एरियाज में तेज़ बारिश है वही 26। तो सरदार साहब ठीक है, आप बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में और KP के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। कराची शहर में क्या सूरत हाल रहने वाली है? कराची में तो ड्राई वेदर ही है। कराची की तरफ इसका आने का कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इम्कान, मतलब ये बलूचिस्तान से जब गुजरेगी वेव तो अपर सिंध के कुछ एरियाज को कुछ डिस्टेंस को टच करके गुजरेगी। अच्छा, कुछ गर्द आलूद हवाओं की बात हो रही है ना कि कराची में गर्द आलूद हवाएं होंगी, और ये भी बताइएगा क्या मौसम अबर आलूद रहेगा? पार्टली क्लाउडी रह सकता है, जब वेव करीब आएगी तो ऐसी कुछ सिग्निफिकेंट हवाएं नहीं होंगी। अच्छा, पंजाब साइड पे क्या सिचुएशन रहने वाली है? पंजाब की मैं बता रहा था कि प्रॉपर पंजाब यानी लाहौर और इसके साथ फैसलाबाद और सरगोदा मियांवाली ये कहते हैं, इससे जो ऊपर का इलाका है और लाहौर कुछ नीचे जो अकेले कसूर, उकाड़ा, इन एरिया में जो है अच्छी बारिश है।
हवाएं तो ज़ाहिर है चलती हैं और थंडरस्टॉर्म भी होता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में जब ये दिन कन्वेक्शन एनर्जी उसको मिलती है, तो उसकी वजह से अंडर एक्टिविटी भी होती है, डस्ट की कैफियत होती है अच्छा, शुरू ये में। मुझे सरदार साहब बताइएगा कि जो सिस्टम्स जिस तरह से ये आ रहे हैं, मौसम में एक तब्दीली नज़र आ रही है। मतलब जो पहले इस महीने में मौसम हुआ करता था कुछ वैसा नहीं है। गर्मी मार्च के एंड पे बहुत शदीद शुरू हो जाती थी कराची में भी। तो क्या ये ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ मौसम तब्दील हुआ है पूरी दुनिया का? देखिए वो तो साथ साथ चल ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो है ना, बुनियादी तौर पे जो इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स, जैसे आपने देखा आजकल में बहुत शदीद बारिश हुई बलूचिस्तान में भी और यूपी में भी, उससे नदी नालों में तूफ़ान नहीं हो, अच्छा खासा फ्लडिंग इसकी सूरत हाल। और अप्रैल के महीने में बारिश की वजह से खाली होता है कि दरियाई सैलाब भी आते हैं, जैसे महसूस किया कि काफी अच्छा खासा रेट हुआ। तो ये बिल्कुल अब नॉर्मल सिचुएशन ही है। और ये जो अप्रैल है, 2 एक तरह से अब जब अप्रैल में रिपोर्ट फाइन मुरतब करेंगे तो पता चलेगा ट्रेंड उसी तरफ जा रहा है कि वेटेस्ट वन, यानी सबसे ज़्यादा वेट रहने वाला या सबसे ज़्यादा बारिशें इस महीने में हों, जितना भी हमारा रिकॉर्ड यही जाएगा। तो सरदार साहब, प्रॉपर गर्मी हम किस महीने में एक्सपेक्टेशन रखें? क्या अगले महीने से हमें नज़र आएगी सख्त मतलब गर्मी, या फिर कुछ मॉडरेट रहेगा वेदर अभी आगे चल के गर्मी? देखिए ज़ाहिर है मई और जून गर्म तरीन महीने होते हैं, और कराची की हद तक अगर हम बात करें और पाकिस्तान की भी गर्म तरीन महीने यही 2 होते हैं मुल्क के बेशतर। तो अभी तक तो वेस्टर्ली वेव एक के बाद एक आ रही है मुल्क में, और अच्छी बारिश बरसा रही है वो वेव, उसकी वजह से गर्मी नहीं पड़ी है अभी तक। तो अब इस वेव का ऐसे लग रहा है कि ये अप्रैल के एंड चलेगी, और फिर 1-2 दिन के वक्फे के बाद मई के शुरू के दिनों में एक और वेव है जो बलूचिस्तान में और एरियाज में पाकिस्तान की बारिश का बन सकती है। उसके बाद ड्राई वेदर का रहने का इम्कान है एंड के बाद, तो फिर गर्मी ज़ाहिर बढ़ जाएगी। सही, जो मई के 3 हफ्ते होंगे और जून के। जी ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती। और आपने बताया कि मौसम कैसा मुल्क भर में रहने वाला है। तो जहाँ तक मौसम की बात है, हम देखते हैं कि फार्मिंग के मामलात इससे काफ़ी जुड़े हुए हैं। अल्लाह करे कि मौसम बेहतर रहे, ज़्यादा बारिशें होंगी, फसलें भी ख़राब होती हैं। तो अभी कुछ फार्मिंग से और खेती बाड़ी से जुड़ी मेरे पास ख़बर है। ये सख्त कामों में शुमार किया जाता है, खेती बाड़ी हो गई या फार्मिंग हो गई। अक्सर ऐसे कामों में आप मर्दों को ही देखते हैं, मगर दौरे जदीद में अब ख़वातीन भी फार्मिंग के प्रोग्राम्स में ख़ुद का लोहा मनवा रही हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें ख़वातीन पीछे हों, सभी काम कर रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर से आयशा नियाज़ी, जिनके स्ट्रॉबेरी के फार्म्स हैं, और लाहौर में उनके फार्म्स पर छुट्टी वाले दिनों में फैमिलीज़ विज़िट करती हैं, ताज़ा फलों से फ़ायदा उठाती हैं। तो खेती बाड़ी जैसे सख्त काम का आगाज़ उन्होंने कैसे किया, फार्म्स की देखभाल कौन करता है, मनाज़र में आप देख भी रहे हैं कि ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है कि लोग यहाँ पर माशाल्लाह पूरा वो एक विलेज का सा माहौल है, फील्ड्स हैं, लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, ख़ुद से फ्रूट्स को पिक कर रहे हैं, गिफ्ट भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। तो आयशा नियाज़ी साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं बेटा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा साहिबा, बड़ा ज़बरदस्त काम है जो कि आप कर रही हैं, और बड़ा एक अलग सा आपने ये प्लान किया है प्रोग्राम के लोग जिस तरह आ रहे हैं और आके पिक कर रहे हैं। वरना बाहर के मुल्कों में देखा करते थे कि ऐसे गार्डन्स हुआ करते और लोग जाते हैं और वहाँ पर जाके फार्मिंग इंजॉय करते हैं, ख़ुद से फ्रूट्स को पिक करते हैं। आपको ये आइडिया कैसे आया? बेटा ये कोविड के दिनों में मुझे आइडिया आया था जब लॉकडाउन हो गया था। हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, ना बच्चे जा सकते थे, ना मतलब कि सब जगह लॉकडाउन नहीं था पूरी दुनिया में। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल हमारी नेचर से हमें दूर लेके जा रहे हैं, घरों में हमें लॉक कर रहे हैं। जैसे ये क्लियर हुआ, कोविड ज़रा सा क्लोज़ हुआ, तो 2021 के एंड पे मैंने क्रॉप लगाई, और 2022 के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने पहला फेस्टिवल लाहौर में किया। अच्छा, तो आयशा साहिबा, स्ट्रॉबेरी का ही इंतखाब क्यों किया गया, कोई और फल क्यों नहीं? क्योंकि वो टाइम जो था वो स्ट्रॉबेरी की ही हार्वेस्टिंग का था, इसलिए वो और ये जो है ये नेचर के क्लोज है, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, और ये सबका फेवरेट फ्रूट है। तो इस पे मुझे लोगों को बुलाना बाहर आसान लगा कि हम लोग बाहर जैसे जाते हैं, मैं भी ट्रैवल करती हूँ ऑफ एंड ऑन,
तो हम लोग जाके फ्रूट फार्मिंग करते हैं, स्ट्रॉबेरी पिकिंग करते हैं, काफ़ी कुछ हो रहा होता है, वहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड ही नहीं है, लोग अपनी क्रॉप्स पे लोगों को इनवाइट ही नहीं करते, कहते हैं डैमेज हो जाएगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा इस कल्चर आप मतलब के लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं कि आप अपनी क्रॉप खोलें, लोगों को बुलाएं। लाहौर जो था वो कुछ साल पहले जब आई वॉज 8, 9, 10 इवन 20 की ब्रैकेट में भी थी, तो यहाँ पर थे लोग अपने बच्चों को लेके बाहर आते। अब ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा पहले स्टार्ट में स्ट्रॉबेरीज को करूँगी, उसके बाद मैं फेस्टिवल शुरू कर दूँगी। अभी 8 अप्रैल को मैं यहाँ पर बरकी रोड पे फेस्टिवल कर रही हूँ, जिसमें मैंने पूरे लाहौर को इनवाइट किया है, गर्ल्स को, लेडीज़ को, किड्स को, और वहाँ पर बिल्कुल पुराना लाहौर जो 80s का, 70s का, अर्ली 90s का, वो डेवलप कर रहे हैं हम। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा आयशा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आई थिंक सो स्ट्रॉबेरी का तो एक मखसूस सीज़न होता है जिसके बाद ये अवेलेबल नहीं होती है, तो ये आगे गर्मियों में आपका क्या प्लान है? जी हाँ बेटा, मेरे पास ना लीची का फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। लीची हमारी जून के बिल्कुल स्टार्ट में तैयार हो जाएगी। मैं फिर बच्चों को, लेडीज़ को, फैमिलीज़ को, ये जो यंग गर्ल्स हैं जो टीन में है या 20s के ब्रैकेट में, जो अपने बच्चों को लेके कहीं ना कहीं आउटिंग करना चाह रही हैं, उनको बुलाऊंगी। वो सब लोग आके लीची खुद फार्म से तोड़ेंगे मेरे, और वो प्लग करेंगे, वो गेज करेंगे, वेट करेंगे। मार्केट प्राइस पे ही हम देते हैं। थोड़े से हमारे एंट्री टिकट होता है मिनिमम सा, वो हम चार्ज करते हैं, क्योंकि हमने उनको फैसिलिटीज़ देनी होती है। हमने काउंटडाउन का वो चेक रखना होता है कि कितना क्राउड आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, क्या लोग फीडबैक क्या देके जा रहे हैं? बिल्कुल एक नई चीज़ है, मेरे ख्याल में कराची में भी इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। लाहौर में तो है, ज़ाहिर है कराची वाले इसको मिस कर रहे हैं, तो क्या फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है। आपको पता है ना, इन द एंड लाहौर है, ठीक है, ये खानों का भी हब है, ये फेस्टिवल्स का भी हब है। आप हमें कराची बुलाएं, हम आपको कराची में भी फेस्टिवल कर देंगे। क्या बात है। ये मेरा आपसे वादा है। किसी भी शहर से, कहीं से भी इन्विटेशन आएगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि ये लेडीज़, गर्ल्स, बच्चे जो हैं ये, और ये पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा, जिसकी वजह से हम हैं और हमारी वजह से ये पाकिस्तान बड़ी है। प्यारी तो बात कहीं भी आपने कोई की है। बुलाएगा तो मैं अपनी टीम के साथ आके फेस्टिवल बिल्कुल। करूँगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, रुझान नहीं है? वरना आप देखती हैं वेस्ट में लोगों ने अपने घरों की क्यारियों में वो ये सब्जियां उगाते हैं और वही किचन में यूज़ करते हैं, यहाँ पे बहुत कम है। मैं आपको बताती हूँ बेटा। असल में ना यहाँ पे लोगों का एक कल्चर डेवलप हो गया है कि जो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो सिर्फ खेतों में लग सकते हैं, या कुछ जो ऐसे फ्रूट्स हैं वो पॉट्स पे चल ही नहीं सकते। आपने चाइना वगैरह में, बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा होगा, लोग पॉट्स हैंग करके भी उसमें फ्रूट्स लगा रहे हैं। वो जो होता है चेरी टमाटो लगा रहे हैं, लोगों के पास बेल पेपर लगी हुई है, आइसबर्ग लगी हुई है, मतलब लेटस लगी हुई है, ब्रोकली लगी हुई है। यहाँ पर अभी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया है। मैं लोगों को गाइड भी करना चाह रही हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के पास कोई लैंड है, छोटी लैंड है, 3 कनाल के भी लैंड है, तो मुझे बताएं, मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 03,111,869। ठीक है, मैं 24/7 हाजिर हूँ। मैं गाइड करूँगी, मैं पूरी हेल्प करूँगी पहली क्रॉप लगाने में, फिर सेकंड क्रॉप इंशाल्लाह वो खुद ही लगाना शुरू कर देंगे। चूँकि आप ये काम कर रही हैं और इस फील्ड से आप वाबस्ता हैं, गार्डनिंग की और ये खेती बाड़ी सब कुछ, मुझे ये बताएगा कि मैं अक्सर ये बात सोचती हूँ कि हमारे यहाँ, आपको पता है, आवाकाडोज़, बेरीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं। हम लोग तो उस तरह से खाते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे मिलती ही नहीं है, और जिन ग्रॉसरी स्टोर्स पे मिलती हैं वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि आम आदमी की पहुँच से बाहर है। क्या वजह है कि हम खुद कफील नहीं हैं इन चीज़ों में? हमारे में पेशेंस नहीं है, आपस की बात है। एवोकाडो का जो प्लांट ट्री है वो 5 इयर्स मांगता है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि डे 1 से ही वो फ्रूट दे दे, जैसे ही वो थोड़ा सा चले, 6 मंथ्स गुजरे तो वो फिर हमें फ्रूट दे दे। तो ऐसे नहीं होता बेटा, उसको टाइम लगता है। 5 इयर्स के बाद वो पहला फ्रूट देता है। अभी इस्लामाबाद, एबटाबाद, गिलगित, मरी, कश्मीर में ये इसके प्लांट्स लोगों ने लगाए हैं, ट्रीज़ लगाए हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके इस्लामाबाद में घर में
फ्रूट एवोकाडो का आ गया है। अब 2-3 साल वेट करें, इंशाल्लाह ये लोकल मार्केट में आ जाएगा, जैसे आपके पास अब स्ट्रॉबेरी आ गई है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्लान्स आपके क्या हैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए? इस प्रोग्राम को आप क्या सोच रखती हैं? देखिए, प्लान तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है। मेरा नीलोफर फार्म्स का ब्रांड मैंने एक बनाया है, उस पर इंस्टाग्राम पे भी @नीलोफर फार्म्स के नाम से पेज है। आप मैं सोचती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के नीचे हम फेस्टिवल शुरू करें, हम ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग करके से करें। कोई हमारे उस पर प्लेटफॉर्म पे आता है, हम उसको सिखाएं कि उसने क्रॉप कैसे लगानी है। क्रॉप के लिए जो हेल्प कर सकते होंगे, जो टीम चाहिए होगी, मुझे फिज़िकली भी जाना पड़ा, मैं बिल्कुल जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो लेडीज़ हैं, पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं, यंग बच्चियाँ हैं, उनको हम इस काम में ऐड करें। वो एक तो मैन पावर के साथ अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी लोगों के पास, अर्निंग हैंड आ जाएगा, लोग काम करेंगे। लेडीज़ 50% लेडीज़ हैं। अच्छा। यहाँ की जो आबादी कहते हैं ना, उसमें तो अगर 25 भी या मैं 2% भी लेडीज़ मेरे कहने पे कुछ क्रॉप्स लगा लेंगी। ये आपने सुना होगा, शरकपुर एक जगह है लाहौर के पास, वहाँ पर लड़कियों ने, लेडीज़ ने एक कनाल पे मेरे कहने पे लास्ट ईयर से क्रॉप्स लगाई थी स्ट्रॉबेरी की। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज अच्छा अर्न कर रही हैं। अच्छा, फाइनली तो मैं चाहती हूँ कि मुख्तलिफ आयशा साहिबा कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके बारे में अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ ये यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारे पास पेस्ट कंट्रोल जो अवेलेबल हैं वो अप टू डेट नहीं है। हम पुरानी जो एक हमारी चली आ रही है एक तरीक़ाकार, उस पर चल रहे हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आप एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता हैं, इकॉनमी हमारी एग्रो बेस्ड है, कितना पीछे महसूस कर रही हैं आप पाकिस्तान को? पहले तो मुझे भी यही लगता था, चूँकि मैं प्लेइंग ग्राउंड से बाहर बैठी हुई थी, ठीक है, मैं ऑडियंस थी। जब मैं भी ग्राउंड में आ गई, प्रॉपर गेम के अंदर इन्वॉल्व हुई कि मैंने क्रॉप्स को डील करना है, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो किसान है या हम लोग जो क्रॉप्स को लगाते हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ सी बनी हुई है कि जी हमारे पास इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के चॉपर्स, ग्रेन्स निकालने के लिए मशीन, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन किस्म के ट्रैक्टर। अच्छा कहीं आप ऐसे ही करती रहिए। बहुत अच्छा ये कल्चर है जो कि डेवलप किया जा रहा है, इसमें ज़ाहिर आपकी एफर्ट्स है। थैंक यू सो मच आयशा नियाज़ी, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। अभी हम कुछ बात करते हैं। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान तो मुकम्मल हो गया है, वो वापस चले गए, बहुत खुशाइंद रखा, बहुत अच्छे माहौल में दौरा मुकम्मल करके गए हैं। और आपने ये भी देखा कि मुलाकातें जो हुई हैं ऑफिशल्स के साथ पाकिस्तानी, वो भी बहुत अच्छी रही हैं। और अब आज कराची का दौरा करने वाले हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ। एक रोज़ा दौरे पर वो कराची आ रहे हैं, मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात होगी, गवर्नर सिंध से मुलाकात होगी और नून लीग सिंध के रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में सूबे के सियासी और अमन व अमान से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी मुतवक्के है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। सलाम सहरी जी मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, बतौर बिजनेसमैन आपने ईरान के सदर के दौरे को कैसे देखा है? और आज जब वज़ीर आज़म खुद कराची आ रहे हैं, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का कराची आना ये भी अहमियत का हामिल है, कराची एक मुआशी हब है, तो ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, मैं इस्लामाबाद में हूँ और मेंबर पार्लियामेंट हमारा इजलास चल रहा है और यहाँ मुलाकात भी हुई हमारी ईरानी सदर से डिनर पे, सदर साहब की, और जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही खुशाइंद है। 3-4 चीज़ें जिस एंगल से आपको उसको देखना होगा। पहली चीज़ तो ये है कि जिस वक्त ईरान ने हमला किया हुआ इजराइल के ऊपर और उसके फौरन बाद पाकिस्तान को विजिट करना, पूरी दुनिया की निगाहें जो है पाकिस्तान पे मस्कूर हैं। और इससे पहले जो हम दो ममालिक में गलतफहमी पैदा हुई थी और एक दूसरे पे मिसाइल फेंके गए थे, तो ये सब चीज़ें क्लैरिफाई हो गई हैं, गलतफहमियां दूर हो गई हैं। दो रीजनल ममालिक, बड़े रीजनल ममालिक ने आपस में पहली तरजीह तिजारत को दी है और उन्होंने $10 अरब का हजम रखा है, हदफ रखा है दोनों मुल्कों के बीच में तजारत बढ़ाने के लिए। $10 अरब का तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन $5 अरब का ये पहले भी टारगेट डिस्कस हुआ था, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें
बैंकिंग चैनल ईरान और पाकिस्तान में खोलने होंगे जो नहीं है आजकल, और जब तक बैंकिंग चैनल ना हो कोई भी रस्मी तिजारत नहीं हो सकती। दूसरे, हमने बार्टर एग्रीमेंट करना है ईरान के साथ, लेन और देन के जरिए अशिया की ट्रेड, और तीसरे स्मगलिंग को रोकना। ये 3 चीजें अगर आप कर लेते हैं, ईरान से डीजल आता है और ईरान से स्टील बहुत आ रहा है जो हमारी लोकल इंडस्ट्री को मुतासर कर रहा है, तो ये 3 चीजें अगर कर लेते हैं तो ईरान हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारे बासमती राइस की बड़ी मकदार ईरान एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन बार्टर एग्रीमेंट ना होने की वजह से हम नहीं कर सके, और इंडिया के पास बार्टर एग्रीमेंट था, उसने हमारे मार्केट का शेयर ले लिया। और जो चीज जरूरी डिस्कस की गई है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन को खामोश रखा है, तो मैं भी इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो दोनों ममालिक के माबैन फाइनल होके अब आगे बढ़ना शुरू हुआ है। अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगाई हुई है। अब ये देखना है कि अमेरिका इन सैंक्शंस पे और 8-9 MOU साइन हुए उन पे कितना सख्ती से और किस तरह से अमल करता है। तो ये सब चीजें हैं जो दोनों मुल्कों की क़यादत में एक रिट के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अमल दरामद करना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही कारआमद होगा, क्योंकि ये इलाकाई मुल्क ईरान को हम बदल नहीं सकते, अपने पड़ोसियों को हम नहीं बदल सकते। हमारे 3 जो पड़ोसी हैं, जिसमें एक तो आपका इंडिया है, दूसरा आपका अफगानिस्तान है और तीसरा ईरान है, तो चाइना लगता है। तो इनमें हमारे इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से हम तिजारत नहीं बढ़ा सके। इंडिया से तिजारत नहीं बढ़ सकी, अफगानिस्तान से नहीं बढ़ सकी, लेकिन ईरान से हम तिजारत बढ़ा के अपना इलाकाई तिजारत का हजम बढ़ा सकते हैं। सही। मिर्जा साहब, ये भी कहिएगा कि अभी जिस तरह के एक इंटरनेशनल टेंशन है, उसमें सबसे पहले जिस मुल्क का इंतखाब किया वो पाकिस्तान है ईरान की जानिब से। तो ये पाकिस्तान में जो नई हुकूमत मुंतखब हुई है, ये ईरान का उस पर ट्रस्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंतखाब किया गया, इस हवाले से आपकी राय क्या है? बिल्कुल सही आपने कहा। एक्चुअली पीपल्स पार्टी के साथ तो ईरान का मैक्सिमम कंफर्ट लेवल है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जो लास्ट आखिरी दिन थे उनके, उसमें वहाँ जाके पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा साइन किया था। उस डेलीगेशन में मैं भी था। तो PPP के साथ तो बहुत है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने भी ख्वाहिश जाहिर करी है ईरान के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने की, और मैं समझता हूँ ये नई हुकूमत की एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट बहुत अहम स्टेटमेंट है। खत्ते में नहीं, पूरी दुनिया में अब मैसेज चला गया है कि हम ईरान के साथ इलाकाई तिजारत के रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, और तिजारत का जो 10 अज़म का हदफ रखा है, $10 अरब सालाना का, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो पाकिस्तान के फेवर में भी है और ईरान के फेवर में भी है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची का दौरा कर रहे हैं, और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा भी उन्होंने करना है। इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं? देखें, वज़ीर आज़म का पहला दौरा है और वो ऑलरेडी लेट हो गए। 1-2 बार पहले बनाया था, मज़ार क़ायद पे हाज़िरी भी देनी थी, लेकिन वो उसको अमली शक्ल नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ दोस्त वक्त बहुत अहम आए थे। एक सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वक्त हाई पावर्ड आया था सरमाकारी के लिए $5 अरब की, और दूसरा ईरानी सदर आए हुए थे। उसके अलावा हम लोगों की सदर की, वज़ीर आज़म की, स्पीकर्स की ये इलेक्शंस भी थे। तो अब वो आए हैं और उन्होंने तिजारत को, माशियत को मुल्क की सबसे पहली तरजीह दी है, टॉप पे इसको रखा है, जिसके लिए वो चैम्बर के सदर से मिलके एक अहम माशी रोड मैप इंशाल्लाह ऐलान करेंगे, और उसमें वो इन दौरों के बारे में भी बताएंगे कि जिसमें उन्होंने सरमाकारी के लिए सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ बातें की हैं, मुआहदे किए हैं, खास तौर से सऊदी अरब के साथ, जो उसमें उनकी काविशें काफ़ी शामिल हैं। सही। अच्छा मिर्ज़ा साहब, माजी की अगर थोड़ी बात की जाए तो उसमें हमने देखा है कि वो जो एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन था विफाक का और सूबे का,
वो कुछ मिसिंग दिखाई दिया। फिर आप ये भी जानते हैं कि पीडीएम के साथ जो पीपल्स पार्टी का वेंचर था, उसके बाद जरदारी साहब ने खुद इंटरव्यू में बोला कि कुछ बातें जो कि शहबाज ने नहीं मानी और हमने ट्रस्ट किया था, कुछ थोड़ा सा मिसट्रस्ट हुआ। तो क्या अभी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि वफाक सिंध के साथ जो भी वादे मुआहदे होंगे उनको पूरा करेगा, या फिर ये बस वही होता है कि रस्मी मुलाकातें तो होती हैं, काम नहीं हो पाता मुकम्मल? देखिए, पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसमें यही था जो आसिफ जरदारी साहब ने कहा, और हमने कई जगह पे इख्तलाफ किया, और हमने आखिर में यही कहा कि ये अब जब हुकूमत बन रही है तो हम उसमें ऑन बोर्ड नहीं होंगे, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेट मुस्लिम लीग नून फंक्शन ऑपरेट, वो अगर बेहतर कारकर्दगी करती हैं तो जो क्रेडिट है उनका, और अगर वो कारकर्दगी वो नहीं हासिल कर पाए जो अब हम एक्सपेक्ट कर रही है उनसे, तो ब्लेम भी तो एक ही पार्टी हो। और इमरान साहब ने जो माशत को पहुंचा दिया था, ये सूरत हाल में वो इतना आसान और इतना जल्दी नहीं होगा। 3.5 साल में हर एंगल से फॉरेन पॉलिसी को तबाह बर्बाद किया, माशत को तबाह बर्बाद किया। अभी जब सऊदी अरब के वजीर खारजा आए कि 2 दिन आए हुए थे, तो मरवत साहब का बयान आ गया कि जी पीटीआई की हुकूमत खत्म करने में सऊदी अरब का हाथ था। उससे पहले इमरान साहब बातें कर रहे थे अमेरिका के बारे में, और उन्होंने अमेरिका को कहा कि जी उन्होंने उनकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में रोल प्ले करा और हुकूमत हो रही। ये इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बगैर सबूत, बगैर कोई टेंजेबल एविडेंस के साथ करके, और खारजा पॉलिसी की ऐसी कम तैसी कर दी, पूरी तबाह बर्बाद कर दी है ताल्लुकात है। ये तो ये नई हुकूमत बिलखुसूस पीपीपी जो हम बिलावल साहब ने दौरे थी किए और इसको रिपेयर करा, पैचअप करा, उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हमारा ट्रस्ट है, और ये जमहूरी हुकूमत आएगी तो उनके साथ। और अब हमने उन तमाम लोगों को जिनको इन्होंने डैमेज किया था दोबारा इंटैक्ट कर रहे हैं हम, और बिलावल साहब को इसका ये एक्चुअली वही मेहनत है जो बिलावल साहब ने सक्सेसिव दौरे करे मुख्तलिफ ममालिक के, और जहाँ जहाँ पॉलिसियाँ हमारी फॉरेन पॉलिसियों में झोल था और हमें नुकसान पहुंचे हैं उसको रिपेयर करा है। तो ये सब रिपेयर एंड पैचअप वर्क है इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे इस रिपेयर और पैचअप में जो एफर्ट्स होंगी वज़ीर आज़म की तरफ से भी और मुराद अली शाह साहब की तरफ से भी, आप शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, यहाँ मीटिंग्स भी होती हैं, ख़बरों का गढ़ है ये, तो क्या आपके पास इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है अगर आप हमें दें कि आज वज़ीर आज़म जब आएंगे तो क्या वो ख़ास फैसले हैं या वादे हैं जो कि करके जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा हमारा K4 का वफाक का मंसूबा है, और वो तकमील तक नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि पहला जो ओरिजिनल शुरू हुआ था वो शेल्फ करा गया है, उसकी रिविजिट करी गई है साइट्स को, और एक नया रूट जो है अख्तियार किए गए। इन सब चीज़ों से प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कई गुना बढ़ी है, वो ताख़ीर हुआ है। उस वक्त में जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये पानी नलके से आना शुरू होगा, उस वक्त बतलाया गया कि जी ये रूट जो है ये रिविजिट होगा और K4 का मंसूबा चेंज हुआ। तो ये सब चीज़ें बड़ी मायूसी पैदा करती हैं फार्म में। लेकिन अब जो वज़ीर आला साहब है एक K4 के मंसूबे पे बात करेंगे, दूसरे कराची की अमन अमान की सूरत हाल, हालांकि ये सूबाई एम्बेट में आता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो वफाक की तरफ से इसमें फैसले किए जाएंगे तो वो उस पर भी बड़ी ज़रूरी है बात की जा रही है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और पीपीपी उन्हें सपोर्ट कर रही है नून को। हमने पहले दिन कहा है मशावरत भी करेंगे, हम उनके साथ भी खड़े हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत की जो ब्लीडिंग है, जो हेमरेज है, जो नुकसान है, जो मईशत तबाह बर्बाद हो गई है, जो फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचा है, तो मिल के हम
उन सब चीजों को सही करके मुल्क को बहुत अच्छी तरक्की बात के है। राह पे कामयाब करें। सही। आखिर में मिर्ज़ा साहब बस ये बता दीजिएगा कि बतौर बिजनेसमैन आप मुतमईन हैं कि वो वर्किंग रिलेशनशिप नज़र आएगा जो कि होना चाहिए, ना कि हम जो हमेशा से देखते आए हैं कि फ़ंड्स के रोने रोए जाते हैं कि विफाक कोऑपरेट नहीं कर रहा, जो मंसूबे हैं NFC है वो पैसा नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं जी बिल्कुल। देखिए पहली चीज तो ये है कि दो वो जमातें हैं ये जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया है, और अवाम ने इन दोनों जमातों को मैंडेट इसलिए नहीं दिया है कि आप आपस में खींचातानी करें, बल्कि अवाम अब देखना चाहती है जल्द से जल्द, क्योंकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ और कौमी असम्बली में बैठा हुआ हूँ। कल भी हमने की इलेक्ट्रिक के इशूज को उठाया है, जो 10-10 घंटे लोड शेडिंग और 18-18 घंटे लोड शेडिंग कराची में हो रही है, और वो लोग भी मारे जा रहे हैं जो पाबंदी से बिल पे कर रहे हैं। तो कल मैंने इस इशू को वहाँ पे उठाया, बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज से DLTL की पेमेंटें नहीं हो रही थी, वो उठाया। तो हम पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह वो तमाम इश्यूज को जो अवाम एक्सपेक्ट कर रहा है, अवाम के सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन वो है महंगाई में कमी हो। दूसरी जो उसकी उम्मीदें हैं, आस है, वो ये है कि नई मुलाजमतों के मौके पैदा हों। सही। और हम जब मिलते हैं तो पहला सवाल और दूसरा सवाल यही होता है, और हम अवॉइड नहीं कर सकते, हमें जवाब देना है। हम जिम्मेदार हैं, वहाँ उनके वोट लेकर आए हैं, तो हम बिल्कुल दिलो जान से यहाँ काम कर रहे हैं। सेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, और ऐसे ही अगर इसी नीयत के साथ मामलात चलेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अब कुछ बात करते हैं मोदी सरकार की, जिसने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ झूठ और दिखावे की हुकूमत की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसमें भारतीय मोदी सरकार की नाकिस कारकर्दगी और इंतहा पसंद पॉलिसी बेनकाब कर दी गई। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कि भारतीय चेहरा बेनकाब हुआ है, आपके ख्याल में जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है भारत में। ऐसे में ये जो चार्जशीट न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेश की है, किस तरह देख रहे हैं आप? जो बीजेपी की सियासत है पिछले तकरीबन 26 साल से, आप देखिए कि उसका मुसलसल महवर है वो दुश्मनी और इंतहा पसंदी की। और दूसरी जानब आप ये देखिए कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी सियासी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद ये है कि आपने मुस्लिम दुश्मनी और नफरत के ऊपर वोट हासिल करना है। और लेकिन अब जिस तरह आप देखिए कि आलमी ताकतें और बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो बीजेपी की सोच और भारतीय सियासी निज़ाम की हकीकत को बेहतर अंदाज में समझ रहा है और दुनिया के सामने ला रहा है। आपने देखा हाल ही में बरतानिया का जो सबसे मुस्तनद अखबार है गार्डियन, उसकी भी कोशिश आई कि पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक में भारतीय इंटेलिजेंस के जरिए से अपने सियासी मुखालिफिन करने की जो पॉलिसी उसको बेनकाब किया गया। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और मुस्तक़िल अखबार होता है, उसकी जानिब से ये बात सामने आना इस बात का सबूत है कि अब न सिर्फ ये कि आलमी मीडिया बल्कि मगरबी ताकतें भी जो है भारत को आलमी अमन काम एक बढ़ता हुआ खतरा समझ रही है, और उनकी पॉलिसी और सोच ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बारहा हमने देखा कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ, भले कश्मीर में होने वाली ऑपरेशंस हों या फिर पाकिस्तान में जब जब दरअंदाजी की कोशिश हुई या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, वहाँ पुलवामा का ड्रामा हुआ, यहाँ पर टीज़ फैंटास्टिक वाला माहौल, वो सब ने देखा। जो कुछ कनाडा में भारत ने किया, भारत की खुफिया एजेंसियों ने किया, वो भी दुनिया ने देखा। तो इस सारी सूरत हाल में हिंदुत्व नज़रिया, वो पॉलिसी अपनी जगह पर, लेकिन इस एक मोदी ने
जितना नुकसान भारत को पहुंचाया, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी भी हुक्मरान ने पहुंचाया होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, मैं आपसे इस लिहाज से मुत्तफिक हूँ कि पिछले 75 साल में भारत की जो असल तस्वीराती सोच और हकीकत है, उसको शायद किसी ने दुनिया के सामने इतना खुले अंदाज में आश्कार और बेनकाब नहीं किया जितना कि मोदी सरकार ने किया है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो लिबरल तबकात और जो मॉडरेट एलिमेंट्स जो कि भारत की दोस्ती चाहते हैं और उनके साथ अमन की तवक्को रखते हैं और पुरअमन अंदाज में तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये तमाम मसाइल एक लम्हे फिक्रिया है कि असल में भारत में जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और एक लिबरल डेमोक्रेसी के का निकाब हुआ था, तो मैं सबकी अकीदत करता हूँ कि सरकार को अब अपने चेहरे से उतार दिया है कि असल सोच और जो इरादा है कि वो एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे कर सके, जिसके मुल्क के अंदर किसी गैर हिंदू की जगह ना हो और बाकी दुनिया में जो है उसकी जो नफरत है उससे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ जो कि बड़ी तशवीशनाक मैं समझती हूँ है वो ये कि हमने ये देखा है कि इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सहाफ़ी जो कि सारे मज़हबों की बात कुछ इस तरह से करते हैं, मज़ाहिब की कि मसावात को लेकर चलते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जितनी शाहराएँ मुस्लिम लीडर्स के या फिर अहम शख्सियात के नामों पे उन नामों को तब्दील कर दिया गया, बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना दिया गया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को चेंज कर दिया गया। मतलब वो सब कुछ किया जा रहा है कि जिसमें कि बस पजीराई मिले हिंदुत्वा नज़रिए को, और वो तमाम काम जो कि मेरा ये ख्याल है कि मुसलमानों को कुचलने के या फिर उनकी जग हसाई की कोशिश, उनको रुस्वा करने की कोशिश, उन पर जुल्म, ये सब कुछ इस वक्त भारत में हो रहा है। ये खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक है कि कैसा मुल्क जहाँ पे परवान चढ़ाया जा रहा है कि भाई आप दिलों में नफ़रत रखें, कॉन्स्पिरेसीज़ की जा रही हैं, तशद्दुद को हवा दी जा रही है, दहशतगर्दी को फैलाया जा रहा है और उस नाम पर इलेक्शन जीता जा रहा है। ये खित्ते के लिए कितना डेंजरस है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो सोच, नज़रिया और जो इस हिकमत अमली में इसका अमल दखल है भारत की, इसका असर न सिर्फ खित्ते पे पड़ेगा कि खुद भारत के अंदरूनी सियासत और माशरत को भी बहुत गहरे और दूरदराज बदलाव होंगे और आलमी अमन के लिए भी ये बढ़ता हुआ खतरा है। तो तीनों एतबार से आप देखिए तो दाखिली सतह पे भारत ने न सिर्फ ये कि गैर हिंदू जो जाहिर लोग हैं उनके साथ नफरत का इजहार किया और उनको अपनी तंगी का निशाना बनाया, बल्कि वो अपनी तारीख को और अपने करिकुलम को और अपनी ज़बान को भी वो मस्त करने की एक जामिया और मुसलसल कोशिश कर रही है। चाहे वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह हो, चाहे वो तमाम बड़े शहर जिनका नाम मुसलमानों को नाम था उनको आप हिंदू नाम दे रहे हैं, जिस तरह आप अपनी करिकुलम को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की बातें आती हैं कि कल को ताजमहल के साथ भी वही किया जाएगा जो बाबरी मस्जिद के साथ किया गया है, और आप अपनी जुबान में से भी जो अरबी और उर्दू के और फारसी के अल्फाज हैं उनको निकालते हैं। तो एक बड़ी जामिया और एक दूररस उनकी हिकमत अमली है जिसके जरिए से पिछले 1000 साल तो विरसा है मुसलमानों का तहजीबी, इखलाकी, नजरियाती और तमद्दुन के ऊपर तो बहुत गहरी छाप है, उसको भी मस्त किया जाए और उसको बुनियादी तौर पे एक मुकम्मल तौर पे हिंदू नजरी का एक रियासत और मुल्क बनाया जाए। और इसका इजहार यकीनी तौर पे इनकी दिफाई पॉलिसीज में दीगर ममालिक के सामने भी नजर आता है, और अब इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो हो रहे हैं मगरबी के खिलाफ खुसूसन और अपने एलाइज लाइक अमेरिका और कनाडा के खिलाफ, वो भी दुनिया के लिए लम्हे फिक्रिया भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो भारत की हकीकत को जाने और ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में उससे दिफाई
माशी और तस्वीराती तवक्कुआत को लेकिन तक इसमें नहीं होता। इसमें मुझे बहुत हैरत है सैयद मोहम्मद अली साहब के वो इंटरनेशनल पावर्स जो कि ज़ाहिर है ये समझती हैं कि दुनिया चलाने वाली वही हैं और जिसको भी आशीर्वाद उनकी हासिल होगी वो मुल्क ज़ाहिर है तरक्की भी करेगा और उसका ये हर महाज पर साथ भी देंगी। बात वो ह्यूमैनिटी की करती हैं, मसावात की करती हैं, इंसाफ की करती हैं, खित्ते में अमन की करती हैं और दीगर ममालिक पर प्रेशर डालती हैं कि आप अपने मुल्क में मामलात को ठीक करें इस खित्ते के अमन के लिए। क्या वो नहीं देख रहे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? मुसलमान मुखालिफ नज़रिया और दूसरा आप ये देखिए कि भारत में कन्विंस किया जाता है मैसेज को। ज़ाहिर है जो शख्सियात भारत की हैं वो कन्विंस होती हैं तो वोट देती हैं ना मुस्लिम मुखालिफ नज़रिए पे। क्या ये लोग नहीं देख रहे ये सब कुछ? बहुत अहम सवाल किया आप। अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि भारत की जो हकीकत अब दुनिया के सामने आ रही है इससे हमारे पास बहुत अहम सिफारती और तस्वीराती अपॉर्चुनिटीज इमर्ज कर रही हैं। देखिए कोई भी जो मुल्क है दुनिया का अहम, तो भारत की नफरत और दहशतगर्दी की पॉलिसी से महफूज नहीं है। आपको बताता चलूं पिछले 55 साल से जो दलाई लामा की पुष्टपनाही खुफिया तौर पर भारत इंटेलिजेंस के जरिए से करता रहा है ताकि चीन को डिस्टेबलाइज किया जाए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी जानिब हमारे अभी ईरानी पाकिस्तान आए हुए हैं तो उनको भी बावर कराना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई गलत फहमी पैदा होती है ईरान पाकिस्तान के दरमियान तो ये भारत है जो कि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करके हम दोनों के दरमियान गलत फहमियां भी पैदा करना चाहता है और हमारी तरक्की और खुशहाली के रास्ते को भी रोकना चाहता है। ये बात हमें ईरानी सदर से करनी चाहिए। तीसरी बात जो है, आपने खुद भारत जो इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है अमेरिका की, उसके तहत तो अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरियों को इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए हलाक करने की कोशिश है। ये अब बतदरीज के मौके पर प्रोवाइड कर रही है, अमेरिका की सोच में तब्दीली आ रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 26 जनवरी को जो आर्म फोर्सेस की परेड होती है उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने सदर बाइडेन को बुलाया था और उन्होंने आने से माजूरी जाहिर की। तो ये इस बात का सबूत है कि अब दुनिया बेहतर अंदाज से भारत को देख रही है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इन हकायक को अपने सिफारती और तस्वीराती बयानिए का हिस्सा बनाएं और ईरान को, चीन को, अमेरिका को बावर कराएं कि इन भारत के साथ दोस्ती, ताउन और खैर सगाली की तवक्को खुद उनके कौमी और आपने वजह फरमाया और ये बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे पहले तो इनको चाहिए कि जो सेकुलर रियासत के तौर पर ये जाने जाते हैं ये बिल्कुल हक इनको ना दिया जाए, ये ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है और जितना नुकसान मोदी ने इस मुल्क को पहुंचाया है मेरा नहीं ख्याल किसी हुक्मरान ने पहुंचाया होगा और ये भारतवासी जानते भी होंगे। लेकिन जाहिर है वहाँ पर जो एक हिंदुत्वा नज़रिया रखने वाले लोग हैं वो इस वक्त ताकत में है, मजबूत हैं और नहीं चल रही वहाँ पर मुसलमानों की। जुल्म वहाँ पर किया जा रहा है और जालिम के हाथ रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल पावर्स इसमें अपना किरदार अदा करें और जालिम को रोकें जुल्म करने से। अगर वो बात करते हैं ह्यूमैनिटी की और अमन की तो ऐसे नहीं मुमकिन कि आप सिर्फ दावे करें, प्रैक्टिकली भी नज़र आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात करते हैं लाहौर की जीसी यूनिवर्सिटी की, जिसकी 160 साल तारीख में पहली बार किसी खातून को वाइस चांसलर का ओहदा दिया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की पहली खातून वाइस चांसलर बन गई हैं, जहां कल ईरानी सदर ने भी दौरा किया। प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया बशीर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ टेक्निकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन है और वो 4 माह या मुस्तकिल वीसी की तैनाती तक वाइस चांसलर के ओहदे का इजाफी चार्ज संभालेंगी। उन्होंने वियना ऑस्ट्रिया की टेक्निकल यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री मुकम्मल की है और वो कई मशहूर आलमी जराइद में 150 तहकीकी मकालाजात लिख चुकी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। डॉक्टर साहिबा कैसा फील कर रही हैं आप? मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि जिस आलमा मैटर से मैं पढ़ी उसको सर्व किया और एक दफ़ा फिर नए सिरे से उसको सर्विसेज देने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है।
तो अल्लाह ताला इसमें सुरखरू करे और कामयाबी अता करे। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आप माशाल्लाह से इतने अरसे से सर्व कर रही हैं और आपका एक्सपीरियंस है ज़ाहिर है इसी फील्ड में, और एक नाम है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का, दुनिया भर में जानी जाती है। आप क्या इरादा रखती हैं अपने इस टेन्योर के दौरान, वो क्या चेंजेस हैं जो आपके ख्याल में अब लाना ज़रूरी है और पूरी दुनिया में वो चीज़ें चल रही हैं जो कि यहाँ पर होनी चाहिए? कुछ हैं प्लान्स आपके इस किस्म के? हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज फिर से वही माजी वाला गवर्नमेंट कॉलेज बन जाए। जब ये कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, और जो ज़ौक़, रोमैन लिटरेचर, अदब, शायरी जो यहाँ से के परवरदा हैं, इकबाल, फैज़, इशफाक अहमद, बानो कुसिया की सरज़मीन है। हम चाहेंगे कि वही वाला दौर फिर से लौट आए। अगरचे हम उनके अशीर भी नहीं हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर फिज़िक्स हो जबकि यहीं पे पनपी, यहीं से इस्टेब्लिश हुई। आप सब जानते होंगे कि प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी जो कि पहले चेयरपर्सन थे डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स के, पाकिस्तान बनने के बाद जो कायद आज़म के इन्विटेशन पे आए और फिर उन्होंने आके न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की 50s में, और फिर यहीं से कि टेनिस ने जाके 60s में एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इस्टेब्लिश किया, 70s में कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, और 1998 में जब पाकिस्तान का मियां नवाज शरीफ की सरबराही में सक्सेसफुल एटॉमिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें 28 आउट ऑफ 28 वर्ल्ड ऑर्गन्स विच वर द ट्रेनिंग ऑफ द फिजिक्स डिपार्टमेंट, और सब ने पाकिस्तान को, नेशन को जो सर्विसेज दी, हम चाहेंगे कि वो जो इस्लाम की मिरास हमने खो दी है, हम वो दोबारा से उसको वापस लाएंगे, पॉजिटिविटी आए और सियासत ख़त्म हो, एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी, दुश्मनी, अदावत ख़त्म हो जाए, हम सब एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। बहुत अच्छी बात आपने की है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की। अच्छा कहिएगा डॉक्टर साहब, आप फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज की डीन है, ये वही फैकल्टी है जहाँ से डॉक्टर समर मुबारकमंद और दीगर न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करने वाले कई साइंटिस्ट जो हैं वो मादरे इल्मी हैं, पाकिस्तानी साइंटिस्ट इसी इदारे में ट्रेन हुए हैं, तो आप बतौर खातून भी इसी इदारे की पहली डीन थी, वहाँ का तजुर्बा आपका कैसा रहा? मेरा तजर्बा बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे तजर्बात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी कम फैसिलिटीज़ के बावजूद भी हमने इस इदारे के लिए हमेशा दिल लगी से काम किया है, और यही मेरी तमाम फैकल्टी और स्टूडेंट्स से भी दरख्वास्त है कि हालात जो भी हों, आप जुस्तजू, मेहनत और लगन के साथ काम करते रहें, क्योंकि इकबाल ने कहा था, हर चंद ईजादे वानी है खुदादाद, कोशिश से कहाँ मरते हुनरमंद है आज़ाद, खूने रगे मेमार की गर्मी से है तामीर, मैं खानाए हाफिज हो कि बुत खानाए बहसाद, बे मेहनते पहम कोई जौहर नहीं खुलता, क्या बात है, रोशन शरे तेशा से है खानाए फरहाद। वो तमाम डिफ़िकल्टीज़, वो तमाम चैलेंजेस जो ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, लैक ऑफ रिसर्च इक्विपमेंट है, बिलाशुबा हमारे उस्ताद, हमारे स्टूडेंट्स उस पर ओवरकम कर रहे हैं ड्यू टू देयर पोटेंशियल, टैलेंट, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। हमने अपने उस्ताद, जो मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर फिजानुल हक, वो डायरेक्ट स्टूडेंट थे प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी के, वही इस्लाफ की मेरास है कि आप लगे रहें तुंदही से, तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं आपको ज़रूर कामयाब कर। बहुत प्यारी बात आपने की। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आपको शायरी से बड़ा शगफ है, तो किसको पढ़ती हैं आप, कौन आपको बहुत पसंद है, जिसको आप चाहती हैं कि आप पढ़ती भी रहें और आपको अच्छा भी लगता है? मैं इकबाल की सरजमीन पे बैठी हूँ, तो सबसे ज़्यादा मुझे इकबाल अच्छे लगते हैं, शायद कोई दूसरा इकबाल पैदा ही ना सके। निकली तो लबे इकबाल से है, ना जानिए किसकी है ये सदा, पैगाम से को पहुँचा भी गई, क्या बात, दिल महफिल का तड़पा भी गई। ज़बरदस्त। इकबाल, फैज़, खुर्शीद रिजवी, बानो कुसिया, इशफाक अहमद, सबको मैंने बहुत पढ़ा साइंस के साथ साथ, और ये मैं चाहूँगी कि हमारी नई जनरेशन जो है अपनी फील्ड्स में फ्लरिश करे, लेकिन उसके साथ इन चीज़ों में भी फ्लरिश करे जो कि लिगेसी है।
बिल्कुल बिल्कुल, और ज़ाहिर है इसका इनको अपनी ज़िंदगी में भी फ़ायदा ही होगा। ये गौर फ़िक्र, ये अफ़कार जिन लोगों के थे वो बड़ी शख्सियात हैं, ज़ाहिर है उनका तजर्बा इससे हमें सीखना होगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं एक बात सोच रही हूँ, अभी हमने बताया कि तकरीबन 160 साल तारीख़ में आप पहली वाइस चांसलर हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बनी है। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि आखिर क्या वजह थी। हमारे यहाँ ख़वातीन बड़े बड़े ओहदों पर रही हैं और किसी से कम नहीं है, लेकिन 160 साल लग गए खातून को इस ओहदे पर आने में, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखें, पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है कि अगर ख़वातीन यहाँ पे मेहनत करें तो वो आला ओहदों पे पहुँच जाती हैं, और इसमें के लिए सिर्फ मेहनत, लगन और जुस्तजू चाहिए, कोई सिफारिश नहीं चाहिए। ये जो फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ये उनका फैसला था, और दे सेड वी आर डिसाइडिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मैं अपनी नई जनरेशन, अपनी फैकल्टी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मैं कहूँगी कि फ़ैसला मेरिट पे हो सकता है। बेसिकली ख़वातीन खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान में वो एलीट जो पोजीशंस हैं उस पर बैठी हुई हैं। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ वियना वाज एस्टैब्लिश्ड एंड आफ्टर 100 years फर्स्ट डीन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वियना वाज अपॉइंटेड। इसका मतलब है यूरोप में भी बड़ी देर से ये बातें हुई। अभी भी आप देखें कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी वियना से पढ़ी, वहाँ हमारे पास 25 प्रोफेसर थे जो सब मेल थे, उसमें सिर्फ 2 फीमेल्स थी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी और एक फीमेल प्रोफेसर जो बाद में इन्होंने हायर की। तो 25 में से अगर 2 की रेशियो है तो हमारी रेशियो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही। पहले ट्रेंड था जब खालिद आफ्ताब का दौर था एंड आई वाज सिलेक्टेड, टोटल 4 या 5 फीमेल्स थी, लेकिन अब आप रेशियो देखें कोई 50-50 की रेशियो है। और हमारी बहुत सारी चेयरपर्सन्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस वक्त एम्पावर्ड हैं, चेयरपर्सन्स हैं, सीनियर पोजीशंस पे हैं, बहुत सारे अच्छे उहदों पे हैं। डायरेक्टर और एक देख लें वो फीमेल हैं, ये देखें डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंक्स, ये हमारी फीमेल हैं। और अपने चेयरपर्सन्स आप देखें बॉटनी में, एनवायरमेंटल में, साइकोलॉजी में, उर्दू में, ये सब फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब है दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अब बेसिकली ये वक्त आ गया क्या वो अगली पोजीशंस पे आएंगी, और ये सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटीज में। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज एक ज़माने में लड़कों का कॉलेज कहलाता था, फिर वक्त अब ख़त्म हो गया। व्हेन आई जॉइंड गवर्नमेंट कॉलेज तो बड़े लोगों का ख्याल था कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज पर बॉयज़ को ज्वाइन किया या गवर्नमेंट कॉलेज पर गर्ल्स को ज्वाइन किया। अच्छा। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही था, लेकिन पहले एज कम्पेयर टू मेल्स फीमेल्स होती कम थी, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब फिजिक्स मैथमेटिक्स जहाँ फीमेल्स कम आती थे उसमें भी रेशियो बहुत ज्यादा है। हमारी जो इस वक्त रेशियो है वो तकरीबन 1:4 की है, जिसमें 1 मेल्स की रेशियो है और जो बाकी 3 वाली रेशियो है ना वो तकरीबन फीमेल्स है। जब तमाम फील्ड्स में फीमेल्स ज्यादा आनी है तो डेफिनेटली फिर वो ऊपर भी आएंगे। जबरदस्त। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके हुकूक मारे जा रहे हैं और वो बड़े ऐसे मसाइल नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है। ज़ाहिर है लोगों को पता चलना चाहिए कि चल क्या रहा है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे डॉक्टर साहब भाई पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर है ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ से बहुत सारी शख्सियात पढ़ के निकली हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो जब आप इस इदारे के बारे में सोचती हैं, जब इसकी तारीख़ की तरफ नज़र दौड़ाती हैं, तो वो कौन सी एक शख्सियत है जो कि आपको बहुत इंस्पायर करती है और जो यहाँ पर रहे, पढ़े और यहाँ से गए, कुछ बताएंगी? किसी एक शख्सियत का नाम लेना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर आप साइंटिस्ट में देखें तो बॉटनी में डॉक्टर सुल्तान है, फिजिक्स में डॉक्टर समर मुबारकमंद है, डॉक्टर प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी हैं, मेरे अपने सब उस्ताद हैं जिनसे मैंने पढ़ा जी। प्रोफेसर फैज़ानुल हक, ज़ाहिर हम प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी का डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं अदब की तरफ, तो कौन सा बड़ा नाम है जो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं पढ़ा। वो तमाम शख्सियात जो एक टावर की हैसियत रखती हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज ही के टावर हैं, क्योंकि यहीं से पढ़े, कुछ ने यहाँ पढ़ाया, कुछ ने अपने अपने फील्ड्स में जाके बेइंतहा नाम रोशन किया, इदारे का, कंट्री का, नेशन का। ये सब बड़े नाम बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज के हैं। इकबाल, फैज़ से लेके ये सब इशफाक अहमद बानोकुसिया यहीं के पढ़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे वो दौर फिर से लौटे, हम फिर बैठें, फिर वैसी ज़ौक़ की महफिलें सजाएं। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहिबा, ज़ाहिर है कि इदारे के लिए फ़ख्र की बात होती है
जब इतनी ज़बरदस्त शख्सियात यहाँ से पढ़ के निकली हों, जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया हो, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपकी सरपरस्ती में ये इदारा मज़ीद फलेगा फूलेगा, मज़ीद बेहतर होगा और इस तरह के नाम यहाँ से निकल कर आएंगे। हमारे लिए सभी काबिल एहतराम भी हैं और ये इदारे की अहमियत इसी वजह से हमारी नज़र में और बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाज़िया बशीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।